Hello students, in this video we will talk about the structure of atom. Structure means what is the exact structure, कैसे एक एटम के अंदर हम झांकने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर क्या सब चीजें हैं और वो कैसे व्यवस्थित है, हाउ आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड, वो किस तरीके से उसमें व्यवस्थित है। अभी हमने पहले एटम्स के बारे में हमने देख लिया, पहले फिलोसफिकल जो अप्रोचेस थी जहाँ पर ये कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन एविडेंसेस नहीं थे। देन वी वेंट फर्दर और 1800 में कुछ इसके ऊपर सब्सटेंशियल काम हुआ। 1808 was the year when Dalton was the first to propose about the atom. डाल्टन ने इसके बारे में बोला, उसके बाद और इस पर काम होता रहा एंड इट टुक रफली अ सेंचुरी, एक पूरी सेंचुरी इसमें लगी। और 1900 की बात करें, लगभग 1900 के आसपास अब साइंटिस्ट इसको, जैसे डाल्टन ने इसको बताया कि दिस इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हम एटम को और आगे नहीं तोड़ सकते, ऐसा डाल्टन ने बोला। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई जहां से साइंटिस्ट करीबन 1900 के आसपास साइंटिस्ट को काफी हद तक ये पता चल चुका था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका बेस क्या था? एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट होता है, इनफैक्ट हम 6-7 स्टैंडर्ड में बताते हैं कि अगर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ऐसे बॉम्ब है एंड वी रब इट टू द हेयर, तो रबिंग से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी रब ऑब्जेक्ट स्पेशली कॉम्ब इन अ हेयर और या बैलून को रब कर सकते हैं किसी सरफेस से, एवोनाइट रॉड होती है उसको रब कर सकते हैं फर के साथ। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट, ये रबिंग से जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट मेड साइंटिस्ट थिंक, इससे वो लोग मजबूर हो गए सोचने के लिए कि एटम के अंदर भी कोई चीज है, जो एटम न्यूट्रल था, जो एटम इंडिविजिबल था, इसका मतलब उसके आगे भी कोई चीज है जिस चीज से वो मिलके बना है और वहां पर चार्ज पार्टिकल्स जरूर हैं। सो दैट वाज द बेस हाउ साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। ये बेस था जिस तरीके से उन्होंने सोचना शुरू किया। अब 1900 की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे J.J. Thomson was the name of the scientist। तो थॉमसन साहब ने क्या किया, उन्होंने देखा एक आपके स्कोप से थोड़ा सा डिटेलिंग उसकी बाहर है, तो कैथोड रेज एक उन्होंने ट्यूब में डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर बहुत कम, वैसे तो एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो अगर हम एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट पास जब तक वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब एयर का प्रेशर बहुत कम रखा गया तो एक स्पार्क हुआ दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यानी वहां से उन्होंने नेगेटिव चार्ज की खोज की। और थॉमसन भी इसी ऑब्जर्वेशन से आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। तो ये चीज फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इससे पहले, इनफैक्ट इससे भी पहले 1886 की अगर हम बात करें तो वहां पर गोल्डस्टीन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। गोल्डस्टीन ने इससे पहले ही कैनल रेस ये पॉजिटिवली चार्ज रेस थी, इनकी खोज की और ये आगे चल के आपके प्रोटॉन कहलाए। यानी कि अब तक हम एटम को इंडिविजुअल ना मानते हुए उसके अंदर झांकने लगे थे और हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो है वो पता चल चुका था। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन वाज हाउ आर दे अरेंज्ड। तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज हैं, ये एक बिग क्वेश्चन था। अगर हम इस बिग क्वेश्चन को आंसर करने की बात करें तो थॉमसन वाज द फर्स्ट, थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन साहब ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की और काफी सिंपल सा उन्होंने एक मॉडल दिया
उन्होंने कहा कि ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ये जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कहीं। ये थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता है या वाटरमेलन के जैसा आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक तरबूज है और उसके अंदर जहां जहां पर सीड्स हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो तरबूज जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो नेगेटिव। यानी दिस इज अ वेरी सिंपल हाइपोथेसिस कि एक पूरे का पूरा स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, उसके अंदर नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये बात हमने साथ में कह दी, क्योंकि एटम न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं और वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे का पूरा एकदम से। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका जो था ये मॉडल था कि हर जगह इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल प्रोटॉन होते हैं। तो आप इसको एक पुडिंग की तरह, खीर की तरह समझ सकते हो। खीर के अंदर दूध के अंदर जो है वो चावल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि वाटरमेलन के अंदर सीड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है, इस तरीके से कहानी चलती रहती है। थोड़े समय के लिए साइंटिस्ट को ये भी लगने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल बढ़िया मॉडल है और इसके लिए थॉमसन साहब को अवार्ड भी मिलता है। लेकिन साइंस लगातार एडवांस होती रहती है, अपडेट आती रहती है, साइंटिस्ट आगे सोचते रहते हैं। तो जो थॉमसन साहब की मॉडल था उनको क्वेश्चन किया रदरफोर्ड ने। थॉमसन वाज द फर्स्ट टू गिव मॉडल ऑफ द एटम स्ट्रक्चर। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, काफी फेमस है, उसके बारे में डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप जो कह रहे हो प्लम पुडिंग वाला मॉडल वो सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड इट, उसके पीछे का स्ट्रॉन्ग लॉजिक था। तो आइडिया क्या था, रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग इनका एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, व्हाट वाज एग्जैक्टली द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी आप इसको समझ सकते हैं, थोड़े से बड़े होंगे। हीलियम न्यूक्लियस यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास। तो वो अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिया। क्या लिया? थिन गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पर ये एक रफ डायग्राम है जो आपको आइडिया दे सकता है। उन्होंने क्या लिया, एक थिन फॉइल, ये गोल्ड का, और गोल्ड का बहुत ही थिन फॉइल लिया, यानी कि उसमें बस कुछ ही एटम्स की लेयर बन सके, इतना बहुत जितना थिन हो सकता था उतना थिन वो लिया है, कुछ एक माइक्रॉन्स का। और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स इनकी बॉम्बार्डमेंट की गई। इनकी बॉम्बार्डमेंट जब की गई तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसमें क्या था कि जो मैक्सिमम, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज, जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे उनके अंदर देयर वाज नो डेविएशन। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड। यानी कि अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस, अगर मैं इस वॉल को कंसीडर करता हूं एंड आई स्टार्ट थ्रोइंग बॉल्स ऑन इट, मैं इसके ऊपर कोई बॉल्स फेंकता हूं या कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, किस पे लगेगा और स्ट्राइक बैक होगा, एवरीथिंग विल स्ट्राइक बिकॉज़ इट इज अ सॉलिड सरफेस।
तो हर चीज इसमें से टकराएगी और वापस आ जाएगी, ऐसी ऑब्जर्वेशन थी, ऐसी नोशन थी। लेकिन हुआ इसके जस्ट विपरीत। क्या? आपका बिना टकराए वो अल्फा पार्टिकल्स उसमें से जो है निकलना शुरू हो गए। यहां पर मैक्सिमम यानी ज्यादातर बिना डेविएशन के बाहर निकले। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, माइंड माय वर्ड्स। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना डेविएट हुए बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो 90% स्पेस है वो वैकेंट है, वो खाली है। यानी एक एटम के अंदर कोई बहुत बड़ा स्पेस जो है वो खाली है, उसके आर पार निकला जा सकता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब जैसे अगर हम इस तरह की कोई नेट या कोई जाली की कल्पना करें और इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मारे तो जो इन स्पेस के बीच में चले जाएंगे वो पार्टिकल्स आर पार निकल जाएंगे। यानी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर था एटम का जिसमें से काफी सारा स्पेस खाली था। दूसरा क्या था? फ्यू। जो फ्यू पार्टिकल्स है बहुत कम। ये मैं आपको फ्यू का भी आइडिया देता हूं। 1 in 10,000 बहुत कम थे। वो जो डेविएट हुए वो लिटिल डेविएशन था उनका, लिटिल, जो मैंने ये दिखाया। ये मैक्सिमम सीधा निकल गए, कुछ एक थोड़ा सा डेविएट हुए, यानी यहाँ पर कहीं पे कुछ ऑब्स्टेकल आया तो वो मुड़ गए, थोड़ा सा मुड़ गए। और बहुत कम थे, बहुत कम, मिलियंस में से एक, वो यहाँ पर वापस आपका रिवर्ट हुआ। यानी कि जो हमारी उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो टकरा के वापस आएंगे, वो उसके जस्ट अपोजिट बहुत कम ही ऐसे थे जो टकरा के वापस आए और ज्यादातर तो सीधे चले गए, थोड़े बहुत डेविएट हुए। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करें तो वी कैन अज्यूम, तो यहाँ पर इन सब एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या हुआ कि एटम हैज एन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस था एक चीज, और दूसरा जो मास था एटम का, जो उसके अंदर जो मैटर था, जो मास था, दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए स्मॉल प्लेस, और उसको न्यूक्लियस कहा है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, इसको न्यूक्लियस कहा है। यानी एक सेंटर होता है, एक न्यूक्लियस होती है जहां पर बहुत सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर बाहर बहुत सारा खाली स्पेस, 90% ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, वो खाली होता है। देन और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो थॉमसन साहब, रदरफोर्ड साहब ने कहा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, मींस दे रोटेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, नॉट फिक्स। ही सेड दे रोटेट ऑन ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में चक्कर काटते हैं, और न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और काफी सारा स्पेस यहाँ पर खाली है। सो दैट इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल. I think you got the concept. That is all for this video. Thank you.